पहली चीज़ तो ऑलमोस्ट 80% ब्लड कैंसर के बच्चों को ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो खाली कीमोथेरेपी या दवाइयों से ही सही हो जाते हैं। जिन 20% को ज़रूरत पड़ती है उनमें भी हमें पहले कीमोथेरेपी देनी होती है, पहले उनको एक इस लेवल पे लाना होता है कि उनकी बीमारी ऑलमोस्ट 99% ख़त्म हो गई है, और तभी हम फिर सोचते हैं कि हम ब्लड ट्रांसप्लांट करके उसको कंसोलिडेट करें। तो कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी या सर्जरी उस बच्चे की इसीलिए की जाएगी ताकि हम उसको एक नॉर्मल जीवन दे सकें। तो ये जो धारणा है माता पिता की है या उनके अटेंडेंट्स की कि कीमोथेरेपी देने से कुछ नहीं होगा, बस उसको साइड इफेक्ट्स आएंगे, ये बिल्कुल गलत है। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अंशुल गुप्ता, डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ हेमाटोलॉजी एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट मेदांता लखनऊ में कैंसर इनसाइट कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे चाइल्डहुड कैंसर या बच्चों को होने वाले कैंसर्स के बारे में, और इस पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर निशांत वर्मा। ये एक सीनियर प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स KGMU लखनऊ, और उनको करीबन मोर देन 20 इयर्स का अनुभव है चाइल्डहुड कैंसर्स को ट्रीट करने का। तो आइए जानते हैं कुछ दिलचस्प फैक्ट्स एवं मिथ्स जो कि हम अक्सर डे टू डे लाइफ में सुनते हैं बच्चों के कैंसर से रिलेटेड। आज हम उन सारे मिथ्स को ब्रेक करेंगे और कुछ अच्छी जानकारियां जो कि आपके लिए सहायक हों उस पर हम चर्चा करेंगे। वेलकम डॉक्टर निशांत। थैंक यू डॉक्टर अंशुल। जैसा कि आप जानते हैं कि चाइल्डहुड कैंसर आज भी हमारे देश में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी WHO का डेटा अगर मैं सर्वे किया है जो गया है उसमें ये पाया गया है कि ऑलमोस्ट 1/10 ऑफ द चिल्ड्रन जिनको हमारे देश में कैंसर डायग्नोस होता है बच्चों के पॉपुलेशन में, खाली 1/10 ही बच्चे उसके ट्रीटमेंट तक जा पाते हैं। ज़्यादातर बच्चे या तो ट्रीटमेंट उनको डायग्नोसिस नहीं बन पाती है, अगर डायग्नोसिस बन गई तो कुछ ना कुछ उनके पास ट्रीटमेंट के अच्छे साधन नहीं होते। तो आपका क्या मानना है इस बारे में? बिल्कुल, तो जैसा कि हेल्थ सिस्टम्स हमारी देश में एक्सेस टू केयर सबसे बड़ी परेशानी है। अगर आंकड़ों की बात करें तो लगभग हमारे देश में एक साल में 60 to 70,000 बच्चे कैंसर के डायग्नोज हो रहे हैं, और मेजॉरिटी ये ऐसे बच्चे हैं जिनको पता ही नहीं है कि उनको कैंसर है, बिकॉज वो हेल्थ केयर कंटैक्ट ही उनका नहीं हो पाता है, तो उनको पता ही नहीं चल पाता है कि उनको कैंसर है। और जिनको पता भी चलता है वो इस स्टेज में पता चलता है कि डायग्नोसिस चैलेंज हो जाता है, ट्रीटमेंट उससे बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो ये बिल्कुल आपकी पॉइंट बिल्कुल सही है कि डिलेड डायग्नोसिस है, और WHO ने एक गोल दिया है कि भाई 2030 तक 2030 तक हमें 60% सर्वाइवल अचीव करना है, जबकि हम डायग्नोज ही नहीं कर पा रहे हैं। तो एक इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस अब ये है कि उसके लिए हम अवेयरनेस पता है, लोगों को पता चले कि भाई बच्चों को कैंसर हो सकता है, तभी वो आगे सिम्टम्स के साथ आएंगे, डॉक्टर्स के पास आएंगे, डायग्नोसिस होगी और ट्रीटमेंट हो पाएगी। तो आपको क्या लगता है कि चाइल्डहुड कैंसर का जो ट्रीटमेंट है आज हमारे देश में, जाहिर सी बात है इंस्टीट्यूट्स और संस्थान तो बहुत सारे हैं जो कि डेडिकेटेड चाइल्डहुड कैंसर को ट्रीट कर रहे हैं, आपको एक मेजर हर्डल क्या समझ में आता है कि बच्चे क्यों नहीं इन सेंटर्स तक पहुंच पाते हैं और क्यों इतना डिले हो जाता है? आपको बेसिक हर्डल क्या लगता है? तो प्रॉब्लम दोनों ही ओर से है। एक पेरेंट्स की साइड से, क्योंकि वो सिम्टम्स रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं और एक्सेप्ट नहीं करते हैं डायग्नोसिस को। अगर किसी डॉक्टर ने बोला भी कि बच्चे को कैंसर है तो वो एक्सेप्टेंस नहीं है कि नहीं, बच्चे को कैसे कैंसर हो सकता है। और दूसरी प्रॉब्लम हेल्थ केयर सिस्टम की तरफ से भी है कि डायग्नोसिस ही नहीं बना पाते हैं। अगर बच्चे को फीवर, अगर हम कैंसर की बात करें तो ब्लड कैंसर सबसे कॉमन है, जिसका सबसे कॉमन लक्षण फीवर होता है। तो अगर फीवर है तो हम एंटीबायोटिक स्टार्ट कर लेते हैं, एक एंटीबायोटिक दूसरी एंटीबायोटिक, हम ये सोचते नहीं कि क्या ये कैंसर हो सकता है। तो डिलेड डायग्नोसिस की दो वजह है, एक फैमिली का एक्सेप्टेंस नहीं और सिम्टम सीख नहीं करना हेल्थ केयर, तो हेल्थ केयर सिस्टम का वो रिकॉग्नाइज नहीं करना कि ये कैंसर, अप्रोप्रिएट टेस्ट नहीं करना, ये मेन वजह है जिससे कि ये कैंसर की डिलेड डायग्नोसिस या गलत डायग्नोसिस बन। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात निकल के आई है सामने कि मैं सारे श्रोताओं को ये बताना चाहूँगा कि जो हमारे देश में कैंसर का जो मोस्ट कॉमन कारण है कि क्यों बच्चों को टाइमली ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा, वो लैक ऑफ अवेयरनेस है। अगर हम सारे पेरेंट्स इस बात को समझें कि बच्चों में भी कैंसर हो सकता है और उसका इलाज भी बहुत अच्छा मौजूद है और उसको डायग्नोसिस को एक्सेप्ट करना शुरू करें, तो शायद हम इस प्रॉब्लम में कुछ अपने बेटर हो पाएँ ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस के मामले में। अच्छा, दूसरा एक और सबसे बड़ा जो मुझे लगता है सुपरस्टिशन कह लीजिए या मिथ कह लीजिए
जब हम चाइल्डहुड कैंसर की बात करते हैं तो पहला तो डेफिनेटली डायग्नोसिस को लेके बहुत सारे पेरेंट्स के पैरों के नीचे से ज़मीन सरक जाती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब हम ट्रीटमेंट एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं, कुछ कीमोथेरेपी की बातें बताते हैं कि इसमें ट्रीटमेंट में ये होगा, ये दिया जाएगा, तो ऐसा फील होता है कि पेरेंट्स को वो रजिस्टर ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि कीमोथेरेपी देना मीन्स डेथ सेंटेंस। तो आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? जी, तो यहाँ एक बात समझनी बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक तो बच्चों का कैंसर बड़ों के कैंसर से अलग होता है। बच्चों में अगर कैंसर है तो उसकी ठीक होने की चांसेस अगर एडिक्वेट ट्रीटमेंट दिया तो कहीं ज़्यादा है। तो कीमोथेरेपी से एक कॉमन नोशन है कि भाई कीमोथेरेपी मतलब कुछ हो नहीं सकता है, कुछ दिन के लिए वो इंसान जिएगा, वो उसके लिए दवा दी जा रही है। बट बच्चों में कैंसर अगर हम बच्चे को कुछ समय के लिए ठीक कर रहे हैं तो उस ट्रीटमेंट का कोई मकसद ही नहीं है। हम बच्चे का इलाज इसलिए कर रहे हैं ताकि वो नॉर्मल हो जाए, वो ठीक हो जाए, वो एक सामान्य जिंदगी जिए। तो कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी या सर्जरी उस बच्चे की इसीलिए की जाएगी ताकि हम उसको एक नॉर्मल जीवन दे सकें। तो ये जो धारणा है माता पिता की या उनके अटेंडेंट्स की कि कीमोथेरेपी देने से कुछ नहीं होगा, बस उसको साइड इफेक्ट्स आएंगे, ये बिल्कुल गलत है। कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स होते हैं बट मोस्टली उनको मैनेज किया जा सकता है। वो कुछ समय के लिए साइड इफेक्ट्स होते हैं बट इन द लॉन्ग रन वो बच्चा ठीक हो जाएगा, एक नॉर्मल जिंदगी, हेल्दी जिंदगी जिएगा। तो ये हम लोगों का ही फर्ज है कि हम उन माता पिता के साथ टाइम स्पेंड करें, उनको जीवित उदाहरण दें कि ये बच्चा है जो ठीक हो गया, आप इसको देखिए, उसको भी कीमोथेरेपी लगी है। तो इससे ही वो फैमिली मोटिवेट होगी और पूरा ट्रीटमेंट करेगी। जी हाँ, सो बिल्कुल सही कहा डॉक्टर निशांत आपने कि मेरे अनुभव में भी बहुत सारे बच्चों का मैंने इलाज किया है जो आजकल प्रोफेशनल कोर्सेज यहाँ तक कि डॉक्टर तक बन गए हैं इतने सालों के सफ़र में। तो ये सोचना बच्चों का कैंसर अडल्ट के कैंसर से बहुत डिफरेंट है। बच्चों में जो आउटकम्स हैं वो कभी मैच भी नहीं कर सकते अडल्ट कैंसर के कंपैरिजन में। दे आर क्योरेबल, मोस्टली दे आर क्योरेबल, और बहुत अच्छे आउटकम्स हैं अगर अर्ली स्टेज पे पकड़ में आ जाए कैंसर। तो ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट हम सभी को ध्यान में रखनी चाहिए कि इस चीज़ पे हमें फोकस भी रखना चाहिए कि अगर कोई भी आपके परिवार में किसी को भी कैंसर के कुछ भी लक्षण हों तो आप तुरंत निकटतम डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर निशांत, एक चीज़ थी कि जो पेरेंट्स की बहुत बार क्वेरी आती है कि बच्चों के कैंसर किस तरह से बच्चा प्रेजेंट करता है यूजुअली, और क्या वो लक्षण होते हैं, डेंजर साइंस जिसको कहा जाए, जिसको कि अगर पेरेंट्स देखें डे टू डे उसमें तो वो तुरंत डॉक्टर से मिलें या रिपोर्ट करें? जी, तो बच्चों में जो सबसे कॉमन कैंसर होता है वो ब्लड कैंसर होता है, जिसको ल्यूकीमिया हम लोग बोलते हैं। तो ल्यूकीमिया का जो लक्षण है, अगर किसी भी बच्चे को 2 हफ्ते से ज़्यादा फीवर बना हुआ है जो ठीक नहीं हो रहा है, उस फीवर के साथ अगर उसके शरीर में गिल्टियाँ आ रही हैं, उसमें ब्लड की कमी हो रही है, उसमें शरीर में काले काले धब्बे बन रहे हैं जो कि प्लेटलेट कम होने का अंदेशा होते हैं, तो ये सारे कैंसर के लक्षण हैं। तो मोटा मोटा अगर बुखार 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गया, आपने ट्रीटमेंट किया, नहीं ठीक हो रहा है, तो उसको ज़रूरत है कि ऐसे बच्चे की ब्लड कैंसर के लिए टेस्टिंग की जाए। ब्लड कैंसर के अलावा जो दूसरा कॉमन कैंसर है वो है ब्रेन ट्यूमर, जो बच्चों में काफ़ी होता है। और ये एक ऐसा कैंसर है जिसका हमारे देश में आउटकम बहुत ही ख़राब है, बिकॉज डायग्नोसिस ब्रेन ट्यूमर्स की स्पेशली डिलेड होती है और ट्रीटमेंट उसका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, सर्जरी, रेडिएशन सब चाहिए होता है। तो ब्रेन ट्यूमर कब सोचना चाहिए? अगर कोई बच्चा ऐसा हो जिसको लगातार बहुत तेज़ हेडेक बना रहे, साथ में उसको उल्टियाँ हो, अगर उसको चक्कर आ रहे हो, उसको दौरे पड़ रहे हो, अगर किसी बच्चे को ये सारे लक्षण हो रहे हैं तो उसको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करने की ज़रूरत है और डॉक्टर उसकी जांच करके पता लगाएगा कि क्या ब्रेन में कोई दिक्कत, गांठ तो नहीं बनी। इन कैंसरों के अलावा जो और कॉमन लक्षण है कैंसरों के, वो है अगर किसी भी शरीर के कोई हिस्से में गांठ बन जाए और वो ऐसी गांठ हो जिसमें दर्द ना हो, तो पेनलेस स्वेलिंग अगर कहीं बॉडी में हो रही है, गिल्टियाँ सूजती जा रही हैं, किसी हड्डी में स्वेलिंग हो रही है, पेट में स्वेलिंग हो रही है, गांठ बन रही है जो छूने में दर्द नहीं हो रहा है, तो ये भी एक कैंसर का लक्षण है। इसके अलावा एक कैंसर जो बच्चों में ही केवल देखने को मिलता है वो रेटिनोब्लास्टोमा या आई का कैंसर है। इसमें भी जो पहला लक्षण होता है वो बच्चे की आँख, खासकर छोटे बच्चों की, बिल्ली की तरह चमकने लगती है, जिसको हम वाइट आई रिफ्लेक्स बोलते हैं। तो अगर कोई बच्चा है जिसमें माता पिता देख रहे हैं कि उसकी आँख बिल्कुल वाइट चमक रही है, तो ये भी कैंसर का लक्षण हो सकता है। उसको तुरंत आँख के स्पेशलिस्ट या बच्चे के स्पेशलिस्ट को दिखाने की आवश्यकता है। तो ये कुछ कॉमन लक्षण हैं जो कैंसर के होते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। आशा है कि आप लोगों ने इन सारे जो कॉमन सिम्टम्स हैं, जैसे कि फीवर आना और ये सारे सिम्टम्स, खून कम होना, प्लेटलेट कम होना, ये सारे लक्षण कैंसर के हो सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके घर में या किसी को भी ऐसे
लक्षण होते हैं तो आप तो जल्द से जल्द किसी डॉक्टर से, निकटतम डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। डॉक्टर निशांत, ऐसे कोई स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं जिससे कि हम ब्लड कैंसर्स को जल्दी डिटेक्ट कर लें? कोई ऐसा टेस्ट जो कि हमें कराते रहना चाहिए थोड़ा फ्रीक्वेंटली, एटलीस्ट वंस या ट्वाइस ए ईयर, जिससे कि हमें मालूम पड़ जाए कि अगर कोई अर्ली सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं तो हम जल्दी डॉक्टर्स को कंसल्ट कर लें। जहाँ तक स्क्रीनिंग की बात करें तो एडल्ट कैंसर्स में स्क्रीनिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बच्चों के कैंसर में एज सच स्क्रीनिंग कोई रिकमेंडेड नहीं होता है, क्योंकि कैंसर एक तो एक्यूट होता है, बिल्कुल सडनली सिम्टम्स आते हैं। आप मान लीजिए आज आपने स्क्रीन किया भी तो ये कोई गारंटी नहीं है कि अगले 2 महीने में उसको सिम्टम्स नहीं आ जाएंगे। तो बच्चों के कैंसर में, खासकर ब्लड कैंसर्स में भी स्क्रीनिंग रिकमेंडेड नहीं है। हालांकि अगर कोई लक्षण आपको बच्चे का लग रहा है तो तुरंत आप एक सीबीसी एटलीस्ट कराएंगे, क्योंकि ल्यूकीमिया का जो अर्लीस्ट चेंजेस है वो सीबीसी में दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। आई कैंसर में, रेटिनोब्लास्टोमा में स्क्रीनिंग रिकमेंडेड होती है, क्योंकि अगर आपके फैमिली में किसी को रेटिनोब्लास्टोमा हुआ है तो छोटे बच्चों की स्क्रीनिंग की जाती है, आई टेस्ट किया जाता है। बाकी बच्चों के कैंसर में एज सच कोई स्क्रीनिंग रिकमेंडेड नहीं है। जी, और कुछ इम्पॉर्टेंट कैंसर्स होते हैं जैसे कि पेट में विल्म्स ट्यूमर, एक किडनी का ट्यूमर होता है। तो जैसे पेरेंट्स जैसे बच्चों को नहला रहे हैं तो अगर उनको कोई गठान या सूजन महसूस हो रही है तो तुरंत उसको भी एक सिम्टम मानना है। मतलब स्क्रीनिंग का मतलब ये है कि हमें किसी भी सिम्टम को, बच्चे के सिम्टम को नज़रअंदाज नहीं करना है। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज व्हिच ही वांट्स टू गिव, कि अगर कोई भी सिम्टम ऐसा है जो कि आपको लग रहा है कि डिविएट फ्रॉम द नॉर्मल है, जो कि उनके नॉर्मल भाई बहन या उसमें नहीं है, तो आपको ज़रूर, यदि वो चाहे कितना भी माइनर क्यों ना हो, लेकिन प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें, कहीं वो किसी एक बड़ी बीमारी का वो ना हो, सूचक ना हो। ठीक है डॉक्टर निशांत, अब हम आते हैं ब्लड कैंसर पे हम आते हैं, क्योंकि वैसे तो पूरा सारे चाइल्डहुड कैंसर्स का तो एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम होता है और सबका ट्रीटमेंट हमें इस पॉडकास्ट में डिस्कस भी नहीं कर पाता, लेकिन ब्लड कैंसर जैसा कि आपने बताया कि मोस्ट कॉमन है, तो इसमें क्या क्या ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ हैं, कैसे इनको ट्रीट किया जाता है, और इसमें क्या बहुत लोग कहते हैं कि सुनते हैं कि ब्लड कैंसर हो गया तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा लो, तो ऐसा ये मिथ है बहुत सोसाइटी में, तो एक बार थोड़ा उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश। तो अगर खून के कैंसर की हम बात करें तो एक कॉमन सेइंग है पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट में कि इट टेक्स अ विलेज टू ट्रीट अ चाइल्ड विद कैंसर। मतलब अगर एक कैंसर से ग्रसित बच्चे का इलाज करना है तो पूरा एक गांव चाहिए। इसका मतलब यह है कि केवल एक डॉक्टर या एक नर्स या एक स्पेशलिटी के लोग से बच्चे का इलाज नहीं हो सकता है, केवल कीमोथेरेपी से वो बच्चा ठीक नहीं हो सकता है, उसको सपोर्टिव केयर चाहिए। जो आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो ये डिसाइड करती है कि क्या वो बच्चा ठीक होगा या नहीं, ये कि आपने उसके इलाज पे कितनी मेहनत की, आपने कितनी सफाई का ध्यान रखा, उसके खाने पीने का क्या ध्यान रखा, उसको एक्सेस टू केयर कैसी रही। और कीमोथेरेपी तो इम्पॉर्टेंट है ही, बट ये सारी चीज़ें उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। तो ट्रीटमेंट में जो मेन ट्रीटमेंट मोडालिटी अगर होगी तो वो कीमोथेरेपी है ब्लड कैंसर के लिए। फर्स्ट एक बार डॉक्टर निशांत, बस मैं सॉरी टू इंटरप्ट यू, कीमोथेरेपी एक बार श्रोताओं को बताइए कि कीमोथेरेपी, क्योंकि उनके दिमाग में एक बहुत ही डर बैठ रहता है कि कीमोथेरेपी एक्चुअली होता क्या है। जी, तो कीमोथेरेपी का लिटरल मीनिंग है दवा। दवा के द्वारा जो इलाज किया जाता है उसको कीमोथेरेपी बोलते हैं। तो दवाएं ही हैं, ये कुछ अलग चीज़ें नहीं होती हैं। जैसे हम खाने के लिए पैरासीटामोल लेते हैं, जैसे कोई एंटीबायोटिक लेते हैं, वैसे कैंसर के लिए जो दवा देते हैं उसको हम कीमोथेरेपी बोलते हैं। ये अलग अलग किस्म की दवाएं होती हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। अमूमन एक ब्लड कैंसर के बच्चे को 8 से 10 किस्म की दवाएं अलग अलग टाइम पे अलग अलग प्रोटोकॉल के हिसाब से दी जाती हैं, जिससे कि वो बच्चे की कैंसर को धीरे धीरे करके कम किया जा सके। एंड मोस्टली बच्चे कीमोथेरेपी को एक्सेप्ट बहुत अच्छे से करते हैं। साइड इफेक्ट्स आते हैं बट मैनेजेबल होते हैं। कीमोथेरेपी ही फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है। एंड इस कीमोथेरेपी के साथ साथ जो जैसे जैसे दिक्कतें होती हैं उसको हम लोग मैनेज करते चलते हैं। अगर उसको कभी ब्लड की कमी होती है तो वो ट्रांसफ्यूजन दिया जाता है। अगर कोई इन्फेक्शन हुआ तो उसके लिए उसको एंटीबायोटिक देकर इन्फेक्शन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। डाइटरी सपोर्ट अच्छा रखते हैं सो दैट बच्चा कीमोथेरेपी को अच्छे से टॉलरेट करे और डिजीज उसकी ग्रेजुअली रिकवर करे। तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ब्लड कैंसर का इज कीमोथेरेपी। और ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट किन सूरतों में हमें करना होता है ब्लड कैंसर में? तो डॉक्टर अंशुल, आप ब्लड ट्रांसप्लांट के एक्सपर्ट, आई थिंक आप इस सवाल का जवाब देंगे तो ज़्यादा बेहतर। हाँ, बट ये होता है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ब्लड कैंसर में अगर हम बोन मैरो चेंज कर दें तो ब्लड कैंसर खत्म हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा मिथ है लोगों के माइंड में। लेकिन ब्लड कैंसर में भी हम ट्रांसप्लांट भी तभी करते हैं
पहली चीज तो ऑलमोस्ट 80% ब्लड कैंसर के बच्चों को ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं पड़ती है, वो खाली कीमोथेरेपी या दवाइयों से ही सही हो जाते हैं। जिन 20% को जरूरत पड़ती है उनमें भी हमें पहले कीमोथेरेपी देनी होती है, पहले उनको एक इस लेवल पे लाना होता है कि उनकी बीमारी ऑलमोस्ट 99% खत्म हो गई है, और तभी हम फिर सोचते हैं कि हम ब्लड ट्रांसप्लांट करके उसको कंसोलिडेट करें। ये उसी तरीके से है कि कीमोथेरेपी एक किसी बीमारी कैंसर में एक दीवार खड़ी करती है और ट्रांसप्लांट उस पर प्लास्टरिंग का काम कर देती है, मतलब उस दीवार को मजबूत कर देती है। लेकिन ये चीज़ ट्रांसप्लांट अगर ये कहा जाए कि हर कैंसर में करना है तो ये एक गलत चीज होगी, क्योंकि 80% बच्चे आज भी हमारे देश में विदाउट ट्रांसप्लांट एक लॉन्ग टर्म अच्छा सर्वाइवल पा रहे हैं, खाली 20% को ही। इनफैक्ट कुछ माता पिता आके बोलते हैं कि भाई बोन मैरो में कैंसर हुआ है तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा लेते हैं, बट ये बात उनको लगता है कि कीमोथेरेपी देने से साइड इफेक्ट हो जाएगा, ट्रांसप्लांट क्यों ना करा ले। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसा डॉक्टर अंशुल ने बताया, ट्रांसप्लांट करने से पहले एनीवे आपको कीमोथेरेपी तो देनी ही है, और ट्रांसप्लांट भी कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं है जिसके साइड इफेक्ट्स नहीं है। उसके डेफिनेटली आप इम्यूनोसप्रेशन, बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो ट्रांसप्लांट उन्हीं बच्चों को किया जाता है जिनमें इंडिकेटेड हो, जिसमें कीमोथेरेपी काम ना करे या रिलैप्स हो जाए, उन बच्चों में ही ट्रांसप्लांट की आवश्यकता पड़ती है। एक लास्ट क्वेश्चन, एक बार हम यदि हम फाइनेंसेस पे आते हैं, क्योंकि एक फाइनेंसेस एक मुख्य पहलू होता है चाइल्डहुड कैंसर के, क्योंकि पेरेंट्स भी कई बार इस चैलेंज फेस कर रहे होते हैं। तो डॉक्टर निशांत, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सरकारी संस्थानों में, क्योंकि आप एक पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन से आए हैं, और प्राइवेट सेक्टर का मैं भी एक व्यू पॉइंट दूंगा, क्या क्या फाइनेंशियल असिस्टेंसेस हैं आज सरकार द्वारा जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं और इन मरीजों को हेल्प कर सकते हैं? तो पिछले कुछ सालों में आयुष्मान भारत स्कीम के आने से उसमें अब जो भी पीडियाट्रिक कैंसर्स हैं, सारे कैंसर्स के पैकेजेस बने हुए हैं, और उसके जिन फैमिलीज आयुष्मान भारत स्कीम के अंडर आते हैं उनका ट्रीटमेंट इस स्कीम से फ्री ऑफ कॉस्ट मोस्टली सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट की भी कई सारी स्कीम्स चल रही हैं जिसमें जो परिवार गरीब तबके से आता है उनको ट्रीटमेंट सपोर्ट कैंसर के लिए उस स्कीम से भी मिल जाता है, जिसको हमारे यूपी में असाध्य रोग स्कीम बोला जाता है, जिसमें कैंसर से ग्रसित बच्चों को ट्रीटमेंट, कीमोथेरेपी, सर्जरी, रेडिएशन सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। तो ये सारी स्कीम्स हैं जिसमें मोस्टली इन बच्चों का ट्रीटमेंट फाइनेंसेस कवर हो जाते हैं। प्राइवेट सेक्टर में मैं चूँकि मेदांता हॉस्पिटल में हूँ, तो मेदांता हॉस्पिटल में भी कई गवर्नमेंट स्कीम्स एप्लीकेबल होती हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री सीएम फंड है, पीएम फंड है, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड है, ये सारी स्कीम्स, और बहुत सारी एनजीओज भी आजकल कैंसर के ट्रीटमेंट में सपोर्ट करती हैं, बहुत खुल के आती हैं। और एक मेदांता फाउंडेशन भी है जो कि बच्चों के इलाज के लिए, बच्चों के कैंसर के लिए काफ़ी जागरूक है और काफ़ी हेल्प असिस्टेंस देती है। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज मैं आज इस पॉडकास्ट के थ्रू देना चाहूँगा कि चाइल्डहुड कैंसर इज़ क्यूरेबल। प्लीज़ उसको नेग्लेक्ट मत करिए, उसके बच्चे के सिम्टम्स को नज़रअंदाज मत करिए, और उसको जल्द से जल्द डॉक्टर से डायग्नोस करवाइए। और अगर चाइल्डहुड कैंसर निकल भी जाता है तो प्लीज़ डरिए मत, इट इज़ क्यूरेबल। आप विश्वास रखिए, आज हमारा देश में इतने अच्छे सेंटर्स मौजूद हैं जैसे कि हम बच्चे को एक नया जीवन दान दे सकते हैं। सो डॉक्टर निशांत, एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है जो पेरेंट्स कई बार हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब चलिए ठीक है हमारे बच्चे का कैंसर सही हो गया, एक तो लॉन्ग टर्म मतलब आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद क्या हमारा बच्चा एक नॉर्मल बच्चे की तरह सोसाइटी में एडजस्ट हो पाएगा? क्या उसके मन में या हमारे मन में ये फियर्स नहीं रहेंगे कि इसको फिर से ये बीमारी वापस आ सकती है? और कब हम ये माने कि हमारा बच्चा क्योर्ड ऑफ कैंसर है? तो ये सब कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो पेरेंट्स कई बार पूछते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म आउटकम बहुत चिंतित रहते हैं, क्योंकि उनके बच्चों के सामने एक पूरी लाइफ पड़ी है आगे जीने के लिए। तो इस पे आपका क्या टेक है? तो कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद एक रिस्क रिलैप्स का हमेशा रहता है, बट ये जो रिस्क है कैंसर के वापस आने का फर्स्ट 2 ईयर्स में सबसे ज़्यादा होता है। जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है ये वापस आने के चांसेस कम होते चले जाते हैं।
0% कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति में कैंसर कभी भी हो सकता है, इसलिए वो 0% नहीं होगा। हाँ, बट 2 साल के बाद ये कैंसर के वापस आने का चांस काफ़ी कम हो जाता है। तो जैसे हमारी यूनिट या इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द सेंटर्स में जब 2 साल गुजर जाता है तो उस बच्चे को सर्वाइवर का टैग दे दिया जाता है कि आप कैंसर के विजेता हैं, बिकॉज आपने इस जंग को जीत लिया, आप एक नॉर्मल बच्चे की तरह हो गए। तो क्या वो नॉर्मल है या नहीं है? तो हम लोग कोशिश ये करते हैं उस फैमिली और उस बच्चे को एम्पावर करने की, वो अपने आप को नॉर्मल फील करे। कई बार होता यह है कि परिवार उस बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखते हैं, उनको लगता है कि कहीं कुछ और ना हो जाए, कहीं उसको इन्फेक्शन ना हो जाए, बट हम लोग हमेशा से ये कहते हैं, खासकर इनफैक्ट ALL में तो जैसे ही मेंटेनेंस में आता है हम लोग एनकरेज करते हैं कि बच्चे को स्कूल भेजिए आप, बिकॉज इन द लॉन्ग रन आपको ये देखना है कि बच्चा आगे की ज़िंदगी अच्छे से जिए। अगर आप उसको स्कूल नहीं भेजेंगे, पढ़ाएंगे नहीं, तो आगे क्या करेगा? सो 2 साल के बाद वो बच्चा बिल्कुल सामान्य जीवन जी सकता है। आप जैसा उसको ट्रेनिंग देंगे, जैसा आप उसको सिखाएंगे, वो बच्चा वैसा ही करेगा। बस एक चीज़ जो हम लोग हर बार बोलते हैं कि आप प्लीज़ साल में एक बार हम लोगों से आके मिलिए, बिकॉज आपके बच्चे को कीमोथेरेपी लगी है, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स ना चाहते हुए भी हो सकते हैं। सो साल में एक बार जनरल इवैल्यूएशन इनफैक्ट सबको ही कराना चाहिए, इन बच्चों में खासकर उनको एक बार आके हम लोगों से मिलना चाहिए। और हम लोगों के भी OPD में जब सर्वाइवर्स आते हैं तो उनको देख के आपको भी बहुत वी फील सो एनकरेज्ड, और बाकी फैमिलीज को दिखाने के लिए होता है कि ये देखिए ये बच्चा ये जंग जीता है, आप मोटिवेशन हो उनके लिए। सो यही एडवाइस हम सब सर्वाइवर्स को दें। और मुझे लगता है कि आजकल कैंसर सर्वाइवर्स के आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, और आजकल बहुत सारे सोशल सपोर्ट ग्रुप्स हैं जिसमें कि ये कैंसर सर्वाइवर्स ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, उसमें हज़ारों लोग उसमें शामिल हैं। और इससे फ़ायदा ये होता है कि हम लोग एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस शेयर कर पाते हैं, हम समझ पाते हैं कि वो किस मुश्किलों से गुजरा है, हमारा बच्चा किस मुश्किलों से गुजरा है, और हमें हौसला भी मिलता है कि अरे वो वहां पहुंच गया उस मुकाम पे, तो हमारा बच्चा भी पहुंच ही जाएगा। तो ये सब कुछ एक तरीके हैं जिससे कि हम एक नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी ढूंढ लेते हैं, और शायद नेगेटिव होने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले ने अगर कोई प्रॉब्लम दी है तो साथ में सोल्यूशन भी दिया है। और मेरा ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि शायद हम वो सोल्यूशन कई बार देख नहीं पाते हैं अपनी चिंता के मारे, वो सोल्यूशन तो हमेशा हमारे सामने ही खड़ा होता है। तो थैंक यू डॉक्टर निशांत, आज बहुत ही अच्छा डिस्कशन हुआ चाइल्डहुड कैंसर पे, उसके ट्रीटमेंट पे, और क्या क्या मिथ्स हैं चाइल्डहुड कैंसर के बारे में हमारे समाज में, उसके बारे में। और आशा करते हैं कि इस डिस्कशन से हम लोग बहुत सारे मिथ्स को ब्रेक कर पाए होंगे, आप लोगों को एक जागरूकता उत्पन्न कर पाए होंगे कि चाइल्डहुड कैंसर एक क्यूरेबल थिंग है, उससे डरने की, भागने की, हताश होने की ज़रूरत नहीं है, आपको मिल के फाइट करना है। और आज मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व होता है कि आज पब्लिक एवं प्राइवेट सेक्टर दोनों में ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो कि कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत एफिशिएंटली कर सकते हैं। और अगर हम लापरवाही ना करें, अपने बच्चों के सिम्टम्स को नज़रअंदाज ना करें, तो शायद हमारा जो चाइल्डहुड कैंसर का सर्वाइवल रेट है वो भी US और UK के कंपैरिजन में बहुत सुधर सकता है। थैंक यू डॉक्टर निशांत, थैंक यू। वेलकम।